हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी की। और जियोमॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी हम लोग कई चैप्टर को कवर कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का अगला चैप्टर कवर करते हैं और आइए देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन बिल्डिंग्स की कुछ थियरियाँ हैं कि जो पर्वत की उत्पत्ति होती हैं वो कैसे होती हैं। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। थियरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग्स यानी जो पर्वत हैं वो कैसे बने, उससे रिलेटेड क्या है, कुछ हम फैक्ट्स को जानेंगे और साथ ही साथ कुछ कंसेप्ट को समझेंगे, कुछ विद्वानों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को समझेंगे कि जो हमारे पर्वत हैं, ठीक है, वो कैसे निर्मित हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। माउंटेन्स इज द सेकंड ऑर्डर रिलीफ, यानी जो आपका पर्वत है वो द्वितीय श्रेणी का क्या है, रिलीफ है। हमने बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे महाद्वीप और महासागर की, महाद्वीप और महासागर क्या है, महासागरीय नितल वो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ है। और ये क्या है, जो पर्वत पठार यानी ये सब क्या है, ये सब क्या है, सेकंड ऑर्डर रिलीफ है। क्या है, सेकंड ऑर्डर रिलीफ है, ठीक है, यानी द्वितीय श्रेणी के क्या है, उच्चावच हैं। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ, यानी जो माउंटेन्स की उत्पत्ति की अवधि देखा जाए कि कब कब माउंटेन इस धरातल पे उत्पन्न हुए हैं, तो उस अवधि के आधार पर जो माउंटेन्स के क्रम है वो कितने हैं, वो 4 प्रकार के माउंटेन्स होते हैं। पहला क्या है आपका, प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स, ये सबसे प्राचीन पर्वत होगा जो इस काल में निर्मित हुआ होगा। जो प्री कैम्ब्रियन में निर्मित हुआ होगा वो क्या है, पर्वत निर्माण का सबसे प्राचीन काल है। दूसरा क्या है आपका, कैलिडोनियन माउंटेन्स, यानी दूसरा जो पीरियड है वो क्या है, कैलिडोनियन माउंटेन्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे भारत में अरावली महाद्वीप, ये क्या है, ये कैलिडोनियन पर्वत के क्या है, उदाहरण है। यानी जो कैलिडोनियन काल में पर्वत बने हैं उनके क्या है, ये उदाहरण है, ठीक है। आगे क्या है, हार्सिनियन माउंटेन, यानी जो तीसरा क्रम का माउंटेन होता है वो उसको किस पीरियड में रखते हैं, उसको हम हार्सिनियन पीरियड में रखते हैं। और चौथा और जो सबसे नवीन है वो कौन सा है, अल्पाइन माउंटेन, जैसे अपना प्यारा हिमालय, ठीक है, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, ये सब क्या है, ये सब अल्पाइन माउंटेन्स के उदाहरण है। क्या है, अल्पाइन माउंटेन्स के उदाहरण है, जो कि सबसे क्या है, नवीन है, ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि जियोसिंक्लाइन क्या होता है, ठीक है। जियोसिंक्लाइन को हिंदी में कहते हैं भूसन्नति। तो भूसन्नति बेसिकली क्या होता है, भूसन्नति एक संकरा क्या होता है, एक लंबा संकरा और छिछला, 3 पॉइंट इसमें ध्यान देना है। क्या होगा, ये लंबा होगा, ठीक है, और नैरो होगा, और क्या होगा, काफी सैलो होगा। यानी छिछला क्या होता है, जलीय भाग होता है, यानी वाटर बॉडी होता है। क्या होता है, वाटर बॉडी, ठीक है। यानी भूसन्नति क्या होता है, भूसन्नति एक संकरा, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये संकरा होगा, लंबा होगा और छिछला होगा, यानी सैलो होगा। और ये क्या होगा, जलीय भाग होता है, जिसमें क्या होता है, लगातार सेडिमेंटेशन होता रहता है, यानी अवसादीकरण होता रहता है, जिससे जो उसका बॉटम है वो लगातार क्या होता है, नीचे सिंक करता रहता है, यानी धंसता रहता है। तो अगर इसको हम सेंटेंस को फॉर्मेट करें तो क्या होगा कि भूसन्नति क्या होती है, भूसन्नति बेसिकली होता है एक लंबा, ठीक है, छिछला और संकरा जलीय भाग होता है, जिसमें लगातार अवसादों के जमाव के कारण वो उसकी तली क्या होती है, नीचे धंसती रहती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भूसन्नति का भूसन्नतियों को बताने का प्रयास किया गया है। इसमें देखिए, पहले भूसन्नति की जो तली होती है यहाँ होती है, यहाँ, ठीक है, इसमें अवसाद जमा होता है, इसलिए थोड़ा नीचे जाती है और इसकी तली यहाँ पहुंच जाती है। लगातार इसमें अवसाद की तली नीचे धंसती जाती है और अंत में ये यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है। तो देखिए कि भूसन्नति इसी प्रकार से होती है और इसमें क्या जमा होता रहता है, लगातार सेडिमेंट। क्या जमा होता रहता है, सेडिमेंट, यानी अवसाद, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि भूसन्नति बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो जो भूसन्नति थी उसके बारे में जो सिद्धांत दिया था, यानी भूसन्नति से संबंधित जो समग्र सिद्धांत दिया था, वो एक विद्वान थे जिनका नाम क्या था, ई हाग। इसको याद रखना है कि भूसन्नति की थ्योरी किसने दी थी, तो ई हाग ने दी थी। किसने दी थी, ई हाग ने दी थी। उसके बाद अगर इसमें संकल्पना की बात करें, कंसेप्ट इसका किसने दिया था, तो प्रमुख रूप से 2 विद्वान हैं जिनका नाम है हॉल एवं डाना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि इसकी थ्योरी किसने दी थी जियोसिंक्लाइन की,
और कंसेप्ट किसने दिया था, तो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा याद रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं माउंटेन बिल्डिंग से संबंधित कुछ थियरियां। ठीक है, चलिए इसी क्रम में माउंटेन्स बिल्डिंग्स की थ्योरी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जियोसिंक्लाइन के बारे में और जानकारी हम लोग एकत्रित करते हैं, क्योंकि जो हम आगे थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो जियोसिंक्लाइन से रिलेटेड है, इसलिए आपको जियोसिंक्लाइन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। यहाँ पर दिया गया है टाइप्स ऑफ जियोसिंक्लाइन अकॉर्डिंग टू सूसर्ड। सूसर्ड नाम के एक विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे ये सूसर्ड। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जियोसिंक्लाइन के प्रकार यानी भूसन्निधि कितने प्रकार की हो सकती है, बस आपको क्या करना है, इसके नाम याद रखने हैं। ठीक है, इन्होंने बताया पहले प्रकार की भूसन्निधि को मोनो जियोसिंक्लाइन यानी एक भूसन्निधि। कौन सी भूसन्निधि, एकल भूसन्निधि। आगे उन्होंने बताया पॉली जियोसिंक्लाइन यानी बहुल भूसन्निधि। पॉली जियोसिंक्लाइन का मतलब क्या हुआ, बहुल भूसन्निधि। तीसरा इन्होंने बताया मेसो जियोसिंक्लाइन। मेसो जियोसिंक्लाइन का मतलब मध्य भूसन्निधि। ठीक है, क्या हो गया, मध्य भूसन्निधि। तो सूसर्ड के अकॉर्डिंग भूसन्निधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। आपको ये क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं पर्वत जो माउंटेन बिल्डिंग थियरी है यानी जो पर्वत निर्माण सिद्धांत है, उसमें जो पहला सिद्धांत हमको देखना है वो देखना है किसके द्वारा, कोबर महोदय के द्वारा दिया गया सिद्धांत। तो इनका जो सिद्धांत है इसका पूरा नाम है जियोसिंक्लाइन ओरोजन थियरी। ठीक है, आप कोबर यानी कोबर के द्वारा प्रतिपादित जियोसिंक्लाइन ओरोजन थियरी यानी भूसन्निधि पर्वत निर्माण का भूसन्निधि सिद्धांत। यानी जो कोबर महोदय थे इन्होंने क्या किया था कि जो पर्वतों से संबंधित सिद्धांत दिया था उनका पूरा नाम क्या था, भूसन्निधि पर्वत निर्माण सिद्धांत। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कोबर ने क्या बताया था। जो कोबर ने सिद्धांत दिया था पर्वतों के नीति सिद्धांत, इसको उन्होंने अपने एक बुक था उसका नाम था डर बाउ डर अर्डे। जर्मन थे इसलिए बुक का नाम ये क्या है, जर्मन में लिखा गया है। ठीक है, तो इन्होंने अपने किस बुक में, डर बाउ डर अर्डे में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जहां पर भी आप देख रहे हैं क्या, मोड़दार पर्वत। इन्होंने ये बताया कि जहां पर वर्तमान समय में आप मोड़दार पर्वत देख रहे हैं, चाहे आप हिमालय की बात करें, रॉकीज की बात करें, इंडीज की बात करें, आल्प्स की बात करें, जहां कहीं पर भी पूरे धरातल पर आप मोड़दार पर्वत देख रहे हैं, वहां पर पहले क्या थी, एक भूसन्निधि थी। क्या थी, भूसन्निधि थी। भूसन्निधि क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते थे। इन्होंने बताया कि वर्तमान में जहां पर मोड़दार पर्वत हैं वहां हजारों लाखों साल पहले क्या थी, भूसन्निधियां थी। ठीक, भूसन्निधियां थी और इस भूसन्निधि में नदियों के द्वारा लगातार अवसाद जमाया जा रहा था। क्या जमाया जा रहा था, अवसाद जमाया जा रहा था। एक बात इन्होंने ये भी कहा था कि जहां पर वर्तमान में मोड़दार पर्वत हैं वहां पर पहले भूसन्निधियां थी और उसके किनारों पर दृढ़ भूखंड थे। क्या थे, उनके किनारों पर दृढ़ भूखंड थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि लगातार भूखंड से अपरदन होता रहा और नदियां अवसाद लेकर जो भूसन्निधि में क्या करती रही, जमा करती रही। अंत में ऐसा हुआ कि भूसन्निधि पूरी तरीके से भर गई, का बॉटम था वो लगातार नीचे आने लगा, यानी इसका सेडिमेंटेशन होने के कारण ये भूसन्निधि थी वो क्या हुई, नीचे धंसती गई। तो जो इसके दोनों किनारे थे यानी जो ये दृढ़ भूखंड थे, ये दोनों क्या होने लगे, के पास आने लगे। जैसे मान लीजिए ये आपके पास, ठीक है, कोई कागज है, ठीक है, कोई क्या है, कागज या कोई कपड़ा मान लीजिए, यहाँ पर एक आप पत्थर रख दीजिए और एक पत्थर यहाँ पर रख दीजिए। इस पे जैसे जैसे आप लोड डालेंगे वैसे वैसे ये देखेंगे कि ये दोनों भूखंड एक दूसरे की तरफ क्या है, आपके खिसकने लगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हुआ। जो भूसन्निधि में मलबा लगातार अवसादीकरण होता रहा तो जो इसके किनारे पर जो दृढ़ भूखंड थे वो एक दूसरे की तरफ क्या होने लगे, खिसकने लगे। खिसकते खिसकते दोनों एक दूसरे के काफी पास आ गए, जिससे जो इस भूसंक्लाइन जियोसिंक्लाइन यानी भूसन्निधि में मलबा था ये क्या हो गया, इसमें बल पड़ने लगा। बल पड़ने के कारण ये क्या हो गया, इसमें बलन उत्पन्न हो गया। ऐसे ऐसे क्या उत्पन्न हो गए, बलन उत्पन्न हो गए और इस प्रकार भविष्य में जाके बलित पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, ये किसका कहना है, ये कोबर महोदय का कहना है। आपको क्या करना है, जो कोबर ने बात बताई है उसको एज इट इज पढ़ लेना है, क्योंकि ये सिद्धांत ना हम कह रहे हैं और ना कोई कह रहा, बल्कि किसके द्वारा कही गई बात है, ये कोबर के द्वारा कही गई बात है। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने बताया कि जब ये क्या हो गए, मोड़दार पर्वत, बात बताया। जैसे इस फिगर को आप देखेंगे तो ये आपके दृढ़ भूखंड है, क्या है,
दृढ़ भूखंड है और ये आपकी जियोसिंक्लाइन थी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ खिसकने लगे, जिससे ये अवसाद उठकर किसमें बदल गए, बलित पर्वत में बदल गए, इसमें बलित पर्वतों में बदल गए। बताया कि जहां पर दबाव ज्यादा थे वहां पर मोड़ ज्यादा बने, लेकिन जहां पर दबाव नहीं ज्यादा नहीं था, यानी जो दोनों फोर्स काम कर रहे थे वो बल कम था, तो वहां पर श्रेणियां नहीं बची, बल्कि उसका जो बीच वाला हिस्सा था, ठीक है, जहां पर दबाव कम पड़ा वो क्या रह गया, एक फ्लैट मैदान की तरह चौरस रह गया, ठीक है, जिसको इन्होंने क्या कहा, मध्यपिंड कहा। क्या बोला, मध्यपिंड, ठीक है, इन्होंने क्या बोला इसको, मध्यपिंड, या इन्होंने जर्मन भाषा में इसको क्या बोला, श्वासिनबर्ग, यानी जो बलन के प्रभाव से क्या थे, मुक्त थे, उसको इन्होंने क्या बोला, मध्यपिंड या श्वासिनबर्ग। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोबर महोदय थे काफी ये संकुचित विचारधारा के थे, ठीक है, ये क्या थे, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ा, ठीक है, वेगनर को पढ़ा, तो वो लोग ये मानते थे कि जो आपका धरातल है वो क्या है, वो गति उसमें क्या होती रहती है, गति होती रहती है, लेकिन ये काफी संकुचित विचारधारा के थे, विद्वान थे कोबर महोदय। ये इन्होंने क्या बताया कि जो आपका क्रस्ट है, यानी जो आपकी प्लेटें हैं, ठीक है, तो वो प्लेटें मूव नहीं करती है, इसलिए ये क्या थे, ये जो है जो प्रवाह का सिद्धांत था उसके विपरीत इन्होंने थ्योरी दिया था, इसलिए इनको जो है काफी संकुचनवादी जो है क्या माना जाता है, विद्वान माना जाता है, यानी ये प्लेटों के मूवमेंट पे विश्वास नहीं करते थे। ये भी आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। इन्होंने यही बताया था कि इसमें अवसादीकरण होने के कारण ये एक दूसरे से करीब आने लगे थे, ठीक है, इसलिए इनको क्या माना जाता है, स्थिरवादी विचारधारा का व्यक्ति माना जाता है, ठीक है, किस विचारधारा का, स्थिरवादी विचारधारा का व्यक्ति माना जाता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो ये कोबर महोदय थे, इन्होंने क्या है, जो दृढ़ पिंड की बात की जाती है, इसको जर्मन भाषा में इन्होंने क्या नाम दिया था, क्रेटोजन। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे हिंदी भाषा वाला शब्द नहीं पूछा जाएगा, बल्कि जर्मन भाषा वाला शब्द पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो दृढ़ भूखंड थे उसको इन्होंने क्या बताया, क्रेटोजन बताया, ठीक है, और जो आपकी भूसन्निधियां थी उसको इन्होंने जर्मन भाषा में ओरोजन बताया। क्या बताया, ओरोजन बताया, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना, जो हम भूसन्निधि बोल रहे हैं वास्तव में कोबर ने भूसन्निधि नहीं कहा था, बल्कि उसको जर्मन भाषा में क्या बोला था, ओरोजन, और दृढ़ भूखंड को क्या बोला, क्रेटोजन। जो बीच में जहां पर जो क्षेत्र बलन के प्रभाव से मुक्त थे उसको उन्होंने क्या बोला, मध्यपिंड बोला, लेकिन जर्मन भाषा में उसको क्या बोला, श्वासिनबर्ग। तो श्वासिनबर्ग बोलो या मध्यपिंड बोलो, दोनों एक ही बात है, बस आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। हमारे अगर देखा जाए कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे जो इनके एग्जाम, जो इन्होंने थ्योरी दी, उस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल दिए। जैसे इन्होंने बताया कि वर्तमान समय में जहां आपका हिमालय, ठीक है, वहां पहले क्या थी, टैथिन नामक एक भूसन्निधि थी, इसके साउथ में आपका प्रायद्वीपीय भारत बताया, एक दृढ़ भूखंड था, और उत्तर में इसके क्या थे, जो यूरोशियन प्लेट थी उसको इन्होंने बताया कि उत्तर में एक दृढ़ भूखंड था। कालांतर में ये जो आपकी टैथिस भूसन्निधि थी इसमें अवसाद लगातार जमते रहे, इसलिए ये इधर खिसकने लगा और ये इधर खिसकने लगा, अंत में इसमें बल पड़ा, मोड़दार पर्वत यानी हिमालय का निर्माण हुआ। इन्होंने आगे ये भी बताया कि जो भाग जहां पर बर्फ पे मुक्त थे उसको तो मध्यपिंड का एग्जाम्पल ही देते हैं कि जो आपका तिब्बत का पठार शेष रह गया है वो एक मध्यपिंड का उदाहरण है। और जो इन्होंने बताया जो ये श्रेणियां बनी है, ठीक है, उसको इन्होंने क्या बताया था, उस श्रेणियां जो बलन के प्रभाव से मुक्त नहीं रहेंगी, यानी जिसपे बलन कार्य करेगा और बलन बनेगा, उसको इन्होंने क्या बताया, रेंडकेटन, यानी ये जो श्रेणियां थी, ठीक है, यानी इसके जो है प्रभाव के कारण, यानी जब फोर्स कंप्रेशन फोर्स लगा तो उसके कारण इसके किनारे के भाग पे जो पर्वत श्रेणियां बनी उसको इन्होंने क्या बताया, रेंडकेटन बताया, और जो बीच का भाग शेष रह गया उसको इन्होंने मध्यपिंड बताया। तो यहाँ पर तिब्बत क्या है, एक मध्यपिंड का उदाहरण है। और जो हिमालय में श्रेणियां देखी जाती हैं, चाहे वो ग्रेट हिमालय हो, मिडिल हिमालय हो, लोअर हिमालय हो, ठीक है, उसको इन्होंने क्या बताया कि ये क्या है, रेंडकेटन है। मध्यपिंड की दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जाते हैं, जैसे आपका हंगरी का मैदान, ये भी एक जो है बहुत ही अच्छा उदाहरण है किसका, मध्यपिंड का। तो ये पूरी थियरी थी कोबर महोदय की। आपको इन्होंने जो जर्मन भाषा में शब्द प्रयोग किए उसको याद रखना है, और ये याद रखना है क्या थे, संकुचनवादी थे, अर्थात ये प्लेटों के प्रवाह में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। इतनी बात आपको
इन कोबर महोदय के बारे में जाननी थी। अब आगे हम देखते हैं कि और बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत, उन सिद्धांतों को हमें बहुत ही लॉन्ग डिटेल में नहीं पढ़ना है, बल्कि उनके नाम जानना है कि उन्होंने सिद्धांत क्यों दिया, ठीक है, और कब दिया और किस पुस्तक में दिया। तो चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और विद्वान के द्वारा जिन्होंने भूसन्नति से संबंधित पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत दिए हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन से विद्वान हैं। इसमें पहले थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग्स में एक बहुत ही बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था जेफ्रीज। तो जेफ्रीज ने भी अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थियरी, ठीक है, यानी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थियरी का हिंदी में बोलते हैं तापीय संकुचन का सिद्धांत। तो तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया? जेफ्रीज ने दिया। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। दूसरा है स्लाइड कॉन्टिनेंट थियरी ऑफ डेली, यानी जो कॉन्टिनेंट है यानी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ठीक है, स्लाइड कॉन्टिनेंट थियरी यानी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये डेली महोदय ने दिया था। कब दिया था? 1926 में। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आवर मोबाइल अर्थ। इसी पुस्तक में इन्होंने ये जो माउंटेन बिल्डिंग से संबंधित स्लाइड कॉन्टिनेंट थियरी दी थी वो 1926 में आवर मोबाइल अर्थ नामक बुक में दी थी। इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एक विद्वान थे, इन्होंने सिद्धांत दिया थर्मल कंडक्शन करंट थियरी ऑफ होम्स, यानी होम्स एक विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान हुए। इन्होंने 1928 से 29 में क्या दिया? थर्मल कन्वेक्शन करंट थियरी, तापीय संवहन का सिद्धांत। तापीय संवहन का सिद्धांत किसका है? तो होम्स महोदय का है, ठीक है। आगे एक विद्वान आए जिन्होंने दिया रेडियो एक्टिव थियरी, ठीक है, यानी रेडियो एक्टिविता का सिद्धांत। ये किसने दिया था? जोली महोदय ने दिया था। किसने दिया था? जोली महोदय ने दिया था। रेडियो एक्टिविता के सिद्धांत को हम, ठीक है, एक और सिद्धांत के नाम से जानते हैं जिनका नाम है तापीय चक्र का सिद्धांत। क्या? तापीय चक्र का सिद्धांत, ठीक है। इनका तापीय संकुचन था। तो रेडियो एक्टिव सिद्धांत कहिए या इसको किसने दिया था? जोली महोदय ने दिया था। इन्होंने किताब लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ अर्थ 1925 में। इन्होंने इस किताब में क्या दिया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बस आपको इनके नाम याद रखने हैं, पुस्तक के नाम याद रखने हैं और थियरी कब दी ये याद रखने। हो सकता है आपको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया जाए, बाकी इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।